तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको भी 2027 में बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप क्लास 12 इंग्लिश का जो सेक्शन सी होता है, मतलब जो ग्रामर होता है ना, पूरा ग्रामर एक ही वीडियो में पढ़ाइए। तो स्टूडेंट बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर में जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं भैया, लगभग 8 टॉपिक हैं, पूरे 8 टॉपिक इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका इंग्लिश में पूरे के पूरे 25 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब पूरा सेक्शन सी हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। ग्रामर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि ऐसे ही क्लासेज आपको रेगुलर मिलते रहें। सबसे पहले ध्यान से समझो, हमारे इंग्लिश ग्रामर में आज हम टोटल इतने टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आता है भैया, उसके बाद में सिंथेसिस रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, सिंटैक्स रहेगा, एंटोनिम रहेगा, सिनोनिम्स रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, आइडियम्स एंड फ्रेजेस रहेगा, होमोफोन्स रहेगा। मतलब टोटल 20 नंबर के ये सारे क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर का आपका आएगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले ध्यान से समझो भैया कि इन सब के मैं क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसा आपके इंग्लिश के पेपर में सेक्शन सी आता है ना, वैसे सेम मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको जब आप इंग्लिश का पेपर देखोगे ना, तो सेक्शन सी जो ग्रामर होता है उसमें स्टार्टिंग में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे भैया, 2-2 नंबर के। यानी कि आपको टोटल 10 नंबर दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के। उसमें क्या क्या होगा देखो, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, सिंटैक्स होगा, एंटोनिम सिनोनिम्स होगा, आइडियम्स एंड फ्रेजेस होगा, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। मतलब 5 क्वेश्चन रहेंगे 5 टॉपिक के, लेकिन मैं आपको एक एक टॉपिक के 3-3 क्वेश्चन बताऊंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो भाई। जितने क्वेश्चन आप किए रहेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। ध्यान से समझो, इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में बोले तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, होमोफोन्स, ये सब पढ़ेंगे। तो देखो भैया, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ ये थिंग इज कॉल्ड। मतलब जो चीजों के अंधेरे पक्ष को देखता है वो क्या कहलाता है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए है ऑप्टिमिस्ट आशावादी, बी है पेसिमिस्ट निराशावादी, सी है डार्की यानी कि अंधकार में, डी है होपलेसनेस यानी कि निराशाजनक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों पेसिमिस्ट। मतलब वो व्यक्ति जो चीजों के अंधेरे पक्ष को देखता है ना, वो पेसिमिस्ट कहलाता है। मतलब क्या कहलाता है, निराशावादी कहलाता है। ठीक है, और जो ब्राइट साइड को देखेगा, उजले पक्ष को देखेगा, वो ऑप्टिमिस्ट होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, जैसे ये आपकी लाइन है, इसके लिए वन वर्ड क्या होगा, ठीक है, वो आपको बताना होता है। वीडियो को आप लोग लाइक करते हुए चलना। इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में सारे बच्चे पीडीएफ लिख देना। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो। देखो, आपके बोर्ड एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक ही क्वेश्चन आएगा। मैं आपको 3-3 इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी बन जाए। दूसरा वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये रेमेडी फॉर ऑल डिजीज इज।
मतलब सभी रोगों का एक उपाय वो क्या होता है? देखो, एमनेसिया मतलब भूलने की बीमारी, डिमेंशिया मतलब मनोभ्रंश, सी है पैनेसी यानी कि रामबाण, और डी है मैग्नेशिया मतलब मैग्नेशिया। तो मतलब सभी रोगों का इलाज उसको हम बोलते हैं पैनेसी यानी कि रामबाण। कहा जाता है ना कि ये जो दवा है रामबाण है, मतलब सभी रोगों का उपाय है। ठीक है, तो आपका जो सी वाला ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। चलो अगला देखो भैया, तीसरा, ये गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इज कार्ड, मतलब आधिकारिक शासन को क्या कहा जाता है? जो आधिकारिक शासन हो, ऑफिशियल हो, उसको क्या कहते हैं? ए है ऑटोक्रेसी मतलब निरंकुशता, बी है थ्योरोक्रेसी यानी कि धर्म तंत्र, और सी है डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, और डी है ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। ये गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इज कॉल्ड वो होता है ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही। जो आधिकारिक शासन हो भाई वो नौकरशाही होगा। आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो हो गया स्टूडेंट स्क्रीनशॉट। अब चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं भैया, इसको बोलते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस। जैसे हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियां, वैसे इंग्लिश ग्रामर में आइडियम्स एंड फ्रेजेस होता है। जैसे देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, द फ्रेज रन डाउन मीन्स, मतलब रन डाउन फ्रेज का मतलब क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए है रनिंग फ्रॉम ये हिल टॉप टू द फुट ऑफ ये हिल, यानी कि पहाड़ की चोटी से उसकी तलहटी तक दौड़ना। बी है रनिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर टू द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ये बिल्डिंग, मतलब किसी बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले मंजिले से नीचे वाले मंजिले तक दौड़ना। सी है टू बी इन पुअर हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य खराब होना, और डी है टू बी अनेबल टू रन यानी कि दौड़ने में असमर्थ होना। तो रन डाउन का मतलब होता है बच्चों टू बी इन पुअर हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य खराब होना। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ऑब्जेक्टिव में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ नहीं करना है। चलो दूसरा वाला क्वेश्चन देख लो बच्चों, द फ्रेज ए बोन ऑफ कंटेंशन मींस, यानी कि ए बोन ऑफ कंटेंशन फ्रेज का मतलब क्या होगा? ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़। ठीक है, तो ए है क्वेरलसम झगड़ालू, बी है ये डिस्टर्बिंग मैन एक डिस्टर्ब आदमी, सी है रीजन ऑफ क्वेरल यानी कि झगड़े का कारण, और डी है बिथा रीजन यानी कि कारण के साथ। तो ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, तो रीजन ऑफ क्वेरल इसका सही आंसर होगा, मतलब झगड़े का कारण या झगड़े की जड़। तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाई बहुत आसान है, एकदम हलवा है, समझ लो। बस सिंपली आपको एक एक क्वेश्चन समझना है। तीसरा क्वेश्चन, द एप्पल्स ऑफ वंस आई, मतलब आंखों का तारा होना, इसका मतलब क्या होगा? हिंदी व्याकरण में आपने पढ़ा होगा, आंखों का तारा होना मतलब ए है द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ एन आई यानी कि आंख का सबसे कोमल भाग, बी है ए टीयरफुल आई एक अश्रुपूर्ण भाग, सी है एक अश्रुपूर्ण आंख, सी है वेरी डियर बहुत प्रिय, और डी है ए कॉस्टली ट्रीटमेंट ऑफ एन आई यानी कि आंख का एक महंगा इलाज। तो भाई आंखों का तारा होना मतलब वेरी डियर बहुत प्रिय होना, हिंदी में आपने पढ़ा होगा आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो कुछ ऐसे ही आइडियम्स एंड फ्रेजेज आएंगे। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया भाई, 2 नंबर अगर आपको कंप्लीट करना है ना तो ये सारे क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। चलो भाई अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से समझो। इसको बोलते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो, मतलब वर्ड तो अलग अलग होंगे लेकिन इनके अर्थ जो है समान होंगे। जैसे देखो द सिनोनिम्स ऑफ फ्रैंक इज, फ्रैंक का सिनोनिम क्या होगा? फ्रैंक का मतलब होता है अस्पष्टवादी, तो ए है फूलिश मूर्ख, बी है वाइड स्पोकन मतलब व्यापक रूप से बोली जाने वाली, सी है सेमलेस मतलब बेशर्म, और डी है कैंडिड यानी कि सचमुच। ठीक है, या फिर अस्पष्टवादी इसका मतलब भी होता है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। फ्रैंक का मतलब अस्पष्टवादी और कैंडिड का मतलब भी अस्पष्टवादी, मतलब वर्ड अलग अलग हैं लेकिन इनके मीनिंग सेम हैं। इसी को बोलते हैं हम सिनोनिम्स जो समान अर्थ रखते हैं, समानार्थी शब्द। दूसरा देखो द सिनोनिम ऑफ कंट्रोवर्सीज, कंट्रोवर्सी का सिनोनिम क्या होगा? कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद, इसका सिनोनिम क्या होगा? ए है फाइट लड़ाई, बी है एग्रीमेंट समझौता, सी है डिस्प्यूट विवाद, और डी है रिजोल्यूशन
डिस्क्रिप्शन यानी कि संकल्प। अरे भाई डिस्प्यूट होगा इसका सही आंसर। डिस्प्यूट का मतलब भी विवाद, कंट्रोवर्सी का मतलब भी विवाद, तो दोनों का मीनिंग सेम है, तो ये सिनोनिम्स होंगे। समझ में आ रहा है भाई? तीसरा वाला क्वेश्चन देख लो। द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय इज, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट होना, इसका सिनोनिम क्या होगा? नष्ट होना या ध्वस्त होना। ए है फिनिश समाप्त होना, बी है डिमोलिश नष्ट होना या ध्वस्त होना, सी है स्टॉप रुकना, डी है एंड यानी कि समाप्त। भाई डिमोलिश होगा। देखो डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट होना और डिमोलिश का मतलब भी नष्ट होना, तो इन दोनों का अर्थ समान है, वर्ड अलग अलग है, यही तो है सिनोनिम्स। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है भाई, बस एक एक क्वेश्चन समझते चलो। इंग्लिश में कुछ भी नहीं है। जिन बच्चों को लगता है सर हमें इंग्लिश का ई भी नहीं आता, भाई आप हमसे क्लास लेते रहो, ENGLISH सब आने लगेगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लो बच्चा पार्टी। सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब होता है सेंटेंस में कहीं पर गलती होगी उसको सही करके लिखना है। सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और अभी 2 नंबर का और आएगा, 4 नंबर का ये आता है। देखो फर्स्ट है ऑलवेज स्पीक अ ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलो। व्हिच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में कहां पर गलती है? ऑलवेज में, स्पीक में, ए में या ट्रुथ में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? हमेशा सच बोलो, यहां पे ए में गलती है। ऑलवेज स्पीक ट्रुथ रहेगा, ए नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब झूठ बोला जाएगा ना तो टेल ए लाई लिखा जाता है, सच में नहीं। दूसरा देखो, वन शुड नॉट एब्यूजेस हिज फादर, मतलब किसी को अपने पिता को गाली नहीं देनी चाहिए। भाई पिताजी को कौन गाली देता है? कोई मूर्ख ही होगा। व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में कहां पर गलती है? ए है शुड, बी है हिज, सी है नॉट, डी है वन। भाई हिज में गलती है, वन के साथ अपने की अंग्रेजी हम हिज नहीं लिखते, हम वंस लिखते हैं, वो NES ऐसे लिखेंगे। वन के साथ अपने की अंग्रेजी वंस लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखो सिंटैक्स में तीसरा, मोहन इज मोर टेलर देन राम, मोहन राम से ज्यादा लंबा है। व्हिच वर्ड इज इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में कहां पर गलती है? अरे भाई जब टेल में ER लगा है तो मोर लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पे मोर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि टेल में ऑलरेडी ER लगा है। तो ए है देन, बी है इज, सी है टेलर, डी है मोर। भाई टेलर यहां पे नहीं रहेगा, सॉरी यहां पे मोर नहीं रहेगा, मोर में गलती है, यहां पे जो है मोर नहीं रहेगा, तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो सिंटैक्स के भी 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। ध्यान से समझना बच्चों, वीडियो को मिस मत करना। 25 नंबर अगर कंप्लीट करने हैं ना, ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखकर जरूर जाना। चलो अगला देखो भाई, एंटोनिम्स आ गया। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीत अर्थक शब्द, जो विपरीत अर्थ रखते हैं। जैसे देखो, द एंटोनिम ऑफ वर्च्यू इज, वर्च्यू का मतलब होता है सद्गुण या गुण, इसका एंटोनिम क्या होगा? फ्रॉड धोखाधड़ी, क्राइम अपराध, वाइस अवगुण या विक्टिनेस दुष्टता। अरे भाई वाइस होगा। देखो वर्च्यू का मतलब गुण या सद्गुण और वाइस का मतलब अवगुण, तो ये एक दूसरे के क्या हुए? एंटोनिम्स हुए, क्योंकि ये विपरीत अर्थक शब्द हैं एक दूसरे के। दूसरा देखो, द एंटोनिम ऑफ बेटर इज, बेटर का एंटोनिम क्या होगा? बेटर का मतलब बेहतर, वर्स का मतलब बदतर, बैड का मतलब बुरा, वर्स्ट का मतलब बहुत खराब, और डी है गुड, गुड का मतलब अच्छा। अरे भाई सिंपल सा तो है, ए वाला ऑप्शन सही होगा। बेटर का मतलब बेहतर, वर्स का मतलब बदतर, तो आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तीसरा देखो, द एंटोनिम ऑफ एबिलिटी इज, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, मतलब योग्यता का एंटोनिम क्या होगा? एबिलिटी का एंटोनिम क्या होगा? तो ए है अनएबिलिटी मतलब अयोग्यता या असमर्थता, बी है इनएबिलिटी मतलब अयोग्यता, सी है डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगता, और डी है इनकैपेबिलिटी यानी कि अक्षमता। तो इसका राइट आंसर होगा इनएबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, ठीक है, और इनएबिलिटी का मतलब होता है अक्षमता या असमर्थता। ठीक है, बस हो गया। 3 क्वेश्चन हमारे एंटोनिम के भी हो गए, यानी कि अगर देखा जाए तो 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, सिंटैक्स और एंटोनिम्स के। ठीक है, आपको 10 नंबर इसके लिए मिलेंगे। समझ में आ गया? अब हम चलेंगे अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस, इन सबको पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं भाई, सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट को।
तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अब हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को पढ़ेंगे। देखो, पढ़ाने से पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं भैया कि अगर इसका रूल आपको पता होगा ना तो ये आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा, और रूल नहीं पता है तो भाई क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन देखो, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि सूर्य पश्चिम में छिपता है। तो भाई यहां पर ध्यान दो, ये कौन सा टेंस है? ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है। कौन सा टेंस है? सेट में एस लगा है, यानी कि सेट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको नियम के अनुसार पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें बदलना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये सदा सत्य रहने वाली बात है भैया, तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं रूल अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। देखो ऐसे लिख दूं, ध्यान से समझो यहां पे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे लिखो, द टीचर, थोड़ा सा पतला कर देते हैं, द टीचर, टीचर, ठीक है, सैड को हम सैड ही रहने देंगे, बीच में हम कंजक्शन डैट लगाएंगे भाई, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, डैट। ठीक है, बाकी हम ऐसे ही उतार देंगे, टेंस में कुछ भी परिवर्तन नहीं। द सन सेट्स इन द वेस्ट, इन द वेस्ट, बस हो गया, बस ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो अगर कोई सदा सत्य रहने वाली बात आती है भैया तो उसके टेंस में हम परिवर्तन नहीं करते। दूसरा देखो क्वेश्चन, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, यानी कि डॉक्टर ने रोगी को कहा या मरीज को कहा, ठीक है, डू नॉट ईट फ्राइड सब्सटेंस, यानी कि तला भुला भोजन मत खाओ। अब ये कौन सा सेंटेंस है भाई? ये इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहां पे डॉक्टर साहब जो है पेशेंट को एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हम ऐसे इसको लिखेंगे, देखो ध्यान से, द डॉक्टर, द डॉक्टर, सेड टू के स्थान पर लिख देंगे एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, ठीक है, एडवाइज्ड द पेशेंट, द पेशेंट। ठीक है, अब चूंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो इंपरेटिव में अगर डू नॉट लगाए ना तो इसको ऐसे लिख देंगे, नॉट टू, नॉट टू ईट, ईट, और बाकी इसको लिख देंगे फ्राइड सब्सटेंस, फ्राइड सब्सटेंसेस, बस हो गया। ठीक है, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस था तो मैंने सेड टू के स्थान पर एडवाइज्ड लगा दिया। ठीक है, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट नॉट टू ईट फ्राइड सब्सटेंसेस, बस हो गया भाई। ठीक है, ये इंपरेटिव सेंटेंस को मैंने बदल दिया। मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे रूल पता है। अगर आपको रूल पता होगा भाई हलवा हो जाएगा, नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन करा देंगे, टेंशन मत लो। तीसरा, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, हैड यू गॉन टू योर कॉलेज यस्टरडे, क्या तुम कल अपने कॉलेज गए थे? यहां पे ये कौन सा टेंस है? हैड लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है भाई, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, देखो, माई फ्रेंड। ठीक है, अब चूंकि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देखो हैड आगे लगा है तो इंट्रोगेटिव है, तो सेड टू के स्थान पर हम इंट्रोगेटिव में आस्क्ड लगाते हैं, या इंक्वायर्ड आप भी लिख सकते हो, तो आस्क्ड मी। ठीक है, अब यहां पे हैड आगे है, मतलब क्वेश्चन वर्ड आगे नहीं है। क्वेश्चन वर्ड होता तो डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, हैड आगे है तो यहां पे इफ लगा देंगे, इफ या वेदर आप लगा सकते हैं। इफ यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी, तो इसके लिए आई लगा देंगे, आई, बाकी हैड हैड ही रहेगा, गॉन गॉन ही रहेगा। ठीक है, गॉन, टू, टू को ऐसे ही लिख देंगे, टू, योर है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा ऑब्जेक्ट से, तो मी के जगह पे माई हो जाएगा आपने की अंग्रेजी, टू माई कॉलेज, कॉलेज। ठीक है, और यस्टरडे बदल जाता है द नेक्स्ट, द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, या फिर द नेक्स्ट, यस्टरडे किस में बदलता है? द प्रीवियस डे में शायद। ठीक है, तो ये आपको ऐसे कर देना। तो माई फ्रेंड सेड टू मी, हैड यू गॉन टू योर कॉलेज यस्टरडे, तो आपको ऐसे लिखना है, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन
टू माई कॉलेज द प्रीवियस डे। तो ऐसे आप लिख देना। 3 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मैं बता चुका हूं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो भाई, फॉलो करते रहो, मतलब लाइक करते रहो, वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लो भाई। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो अब चलते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस पर। सिंथेसिस का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, लेकिन उसके मीनिंग में चेंजेस ना हो। जैसे देखो फर्स्ट है द सन रोज, सूर्य निकला। द फॉग डिस्पर्स्ड, यानी कि धुंध धुंध जो है वो गायब हो गया। इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस, इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। तो इसको ऐसे लिखेंगे द सन रोज, द सन रोज, ठीक है। सूर्य निकला, सो इसलिए द फॉग डिस्पर्स्ड ऐसे लिख दो, इसलिए द फॉग डिस्पर्स्ड। मतलब क्या हुआ कि सूर्य निकला, सूर्योदय हुआ, इसलिए कोहरा छट गया या कोहरा गायब हो गया, ठीक है, बस हो गया। इसलिए मैंने सो लगा दिया, इसका मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस में बदला जा चुका है। देखो बीच में यहां पे मैंने सो लगा दिया है। अगला देखो भैया, दूसरा क्वेश्चन देख लो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा, रवि वर्कड हार्ड, रवि ने कठिन परिश्रम किया। ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे अंक नहीं ला सका। इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे इंस्पाइट, इंस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, ऑफ वर्किंग हार्ड, मतलब कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी, ठीक है। रवि कुड नॉट गेट गुड मार्क्स ऐसे लिख दो, रवि कुड नॉट गेट गुड, ठीक है, रवि कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। इसका मतलब यह हुआ कि इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी रवि कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, रवि अच्छे अंक नहीं ला सका। ये सिंपल सेंटेंस में चेंज हो चुका है भाई। तो जो ब्रैकेट में आपको दिया होगा उसी के अनुसार आपको चेंज करना है। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। तीसरा देखो, ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाय अ स्कूटर, वो स्कूटर नहीं खरीद सकता। इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। तो देखो ऐसे लिख दो, ही कैन नॉट बाय, ही कैन नॉट बाय अ स्कूटर, बाय अ स्कूटर, बीच में बिकॉज लगा दो, बिकॉज ही इज वेरी पुअर। बिकॉज का मतलब क्योंकि, बीच में मैंने बिकॉज लगा दिया, ही इज वेरी पुअर। मतलब मेरे कहने का ही कैन नॉट बाय अ स्कूटर, वो एक स्कूटर नहीं खरीद सकता, बिकॉज क्योंकि ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। यहां पे मैंने बिकॉज लगा दिया, ये कॉम्प्लेक्स में चेंज हो चुका है भाई। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलो अगला देखो भाई, अब ट्रांसफॉर्मेशन पे आ जाओ। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है सेंटेंसेज को ट्रांसफॉर्म करना ब्रैकेट के अनुसार। जैसे देखो फर्स्ट, मदन राइट्स अ लेटर, मदन एक पत्र लिखता है, मदन एक पत्र लिखता है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। भाई ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे इज आर एम वर्ड का थर्ड फॉर्म लगेगा। पैसिव वॉइस में पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो मदन एक पत्र लिखता है। कौन? मदन, ये सब्जेक्ट है। क्या लिखता है? एक पत्र, ये ऑब्जेक्ट है। तो ए लेटर पहले लिखेंगे भाई। पैसिव वॉइस में हम पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ए लेटर, इसके साथ इज लगाएंगे, फिर राइट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे रिटन, इज रिटन, बाई लगाकर मदन लिख देंगे, बाई मदन। बस ये पैसिव वॉइस में हो चुका है। मतलब ए लेटर इज रिटन बाई मदन, हो गया पैसिव वॉइस आपका, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इज आर एम का यूज करते हैं। भाई ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप लोग एडजस्ट कर लेना। दूसरा, नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज सी इज, मतलब कोई भी लड़की उतनी सुंदर नहीं है जितना कि वो, ठीक है। इसको सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है भाई, तो इसको ऐसे लिख देंगे सुपरलेटिव डिग्री में। सी पहले लिखेंगे, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल
गर्ल मतलब वो सबसे सुंदर लड़की है। ये पैसिव, ये आपका हो चुका है सुपरलेटिव में। ठीक है, सुपरलेटिव का मतलब मोस्ट मैंने लगा दिया, सुपरलेटिव हो गया। तीसरा, जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, मतलब जम्मू दिल्ली जितना गर्म नहीं है, इसको कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है। तो भाई कौन गर्म है? दिल्ली। तो ऐसे लिख देंगे, दिल्ली इज हॉटर, इज हॉटर देन, इज हॉटर देन जम्मू, मतलब दिल्ली जम्मू से ज्यादा गर्म है। तो ये आपका हो गया भैया किसमें? ये हो गया कॉम्परेटिव डिग्री में। जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, मतलब जम्मू दिल्ली जितना गर्म नहीं है, मतलब दिल्ली ज्यादा गर्म है। तो दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू, दिल्ली जम्मू से ज्यादा गर्म है। बस हो गया भाई, तीसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। हो गया स्टूडेंट स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ बच्चों। सिंटैक्स, मैंने कहा था सिंटैक्स जो है 2 नंबर का और आएगा भाई, मतलब सेंटेंस में गलती होगी सही करके लिखो। जैसे पहला, आई प्रीफर मिल्क देन टी, मतलब मुझे चाय से ज्यादा दूध पसंद है। तो यहां पे गलती क्या है भाई? आई प्रीफर ऐसे रहने दो, आई प्रीफर, ठीक है, मिल्क मिल्क हो जाएगा, और देन के जगह पर टू कर देंगे और टी, ठीक है। तो आई प्रीफर मिल्क टू टी, बस हो गया भैया आपका काम, मुझे चाय से ज्यादा दूध पसंद है। दूसरा, फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भाई। बहुत सारे बच्चे फिजिक्स से डरते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे, फिजिक्स का एस देखकर ये मत समझ लेना कि ये प्लूरल है, फिजिक्स के साथ इज लगेगा क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है, आर नहीं लगेगा। तो फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है, फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलो तीसरा, ही इज एन यूरोपियन बाय बर्थ, मतलब वो जन्म से ही यूरोपियन है। नहीं, गलत है, यहां पे ऐसे लिखेंगे, ही इज यूरोपियन, एन नहीं लगाएंगे, ही इज यूरोपियन, यूरोपियन, ही इज यूरोपियन बाय बर्थ, मतलब वो जन्म से ही यूरोपियन है। यहां पे थोड़ा इरेज कर देता हूं भाई, बाय बर्थ लिख दीजिएगा, ऐसे थोड़ा राइटिंग वाइटिंग से आप लिखिएगा। तो ही इज यूरोपियन बाय बर्थ, वो जन्म से ही यूरोपियन है। बस हो गया, ये सिंटैक्स होता है, जहां भी गलती होगी सही करके लिख दो, नंबर आपको मिल जाएगा। चल भाई, अपना लास्ट टॉपिक अब हम देखेंगे, वो है होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब क्या है? दो सेम सेम दिखने वाले वर्ड आपको दे दिए जाएंगे, उसको सेंटेंस में यूज करके डिफरेंस आपको बताना होगा। जैसे देखो, बिसाइड, इस बिसाइड का मतलब होता है बगल में, इस बिसाइड का मतलब होता है के अलावा। तो देखो ध्यान से समझो, इसको सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा ऐसे। देखो, द बॉय सिटिंग बिसाइड मी वाज माई फ्रेंड, यानी कि मेरे बगल में बैठा लड़का मेरा मित्र है। तो यहां पे मैंने बिसाइड का यूज कर दिया। इस बिसाइड का मतलब होता है अलावा, के अलावा। तो माई अंकल प्रेजेंटेड मी ए वॉच बिसाइड स्वीट्स, यानी कि मेरे चाचा ने मिठाई के अलावा मुझे एक घड़ी भेंट की। तो यहां पे इस बिसाइड का मतलब हो जाएगा के अलावा। दूसरा, बैड, बैड का मतलब बुरा, इस बेड का मतलब बिस्तर। देखो, नोबडी लाइक्स ए बैड बॉय, मतलब कोई भी बुरे लड़के को पसंद नहीं करता है। इस बेड का मतलब बिस्तर, आई लाइक टू स्लीप ऑन ये सॉफ्ट बेड, यानी कि मुझे नरम बेड पर सोना पसंद है। तीसरा है ह्यूमन और ह्यूमन, इस ह्यूमन का मतलब होता है मनुष्य या मानव, और इस ह्यूमन का मतलब होता है दयालु। तो देखो, ह्यूमन, टू इर इज ह्यूमन, यानी कि गलती करना इंसान का स्वभाव है, ठीक है, ये ह्यूमन। और इस ह्यूमन का मतलब होता है मानव। बी ह्यूमन, सॉरी, इस ह्यूमन का मतलब होता है दयालु। तो बी ह्यूमन टू द एनिमल्स, यानी कि जानवरों के प्रति दयालु रहें। बस ऐसे ही सेंटेंस में आपको यूज कर देना होमोफोन्स, ठीक है। तो ये भी आपका फाइनली फिनिश हो चुका है। मतलब मेरे कहने का ये है भाई कि ये जो सारे 8 टॉपिक मैंने आपको बताए थे ना, ये 8 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब 20 नंबर के ये 8 टॉपिक आएंगे, बाकी 5 नंबर का आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, और टोटल 25 नंबर का सेक्शन सी होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। और फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।